मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय गांधीपुर BA पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएँ, जिसमें हम देख रहे थे ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें हमने ये देखा था कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद में आज हम देखेंगे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है और उसके क्या कार्य हैं। ब्रिटेन में प्राचीन समय में राजा को जो परामर्श देने का कार्य जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, उसके समूह को मंत्रिमंडल के नाम से या कबाल के नाम से या कैबिनेट के नाम से विभिन्न नामों से पहले जाना जाता था। लेकिन पहले सम्राट द्वारा उसके सहयोगियों का परामर्श मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होने के साथ ही मंत्रिमंडल का स्वरूप, मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति और मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिमंडल का चयन संवैधानिक तौर पर सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सम्राट अपने विवेक से मंत्रिमंडल का चयन नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत प्रधानमंत्री की नियुक्ति या प्रधानमंत्री के चयन के बाद शुरू होती है। ब्रिटेन में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। जिस दल को लोक सदन में बहुमत मिल जाता है, उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये केवल औपचारिकता है और केवल नाम की घोषणा वो करता है। प्रधानमंत्री का चयन दल विशेष के द्वारा या लोक सदन के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में सम्राट के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या कितनी होगी, ये निश्चित करने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री को है। कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा या विभागों का वितरण करने का जो अधिकार है वो भी प्रधानमंत्री को है। सम्राट केवल औपचारिक घोषणा करता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल जो शासन व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री की एक ऐसी टीम के रूप में काम करती है जिसके चारों ओर संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र चक्कर लगाता है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सम्राट अपने विवेक के द्वारा भी प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर सकता है या चयन कर सकता है। अगर कोई प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता है या लोक सदन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में सम्राट प्रधानमंत्री का चयन अपने विवेक से कर सकता है। लेकिन सामान्यतः यही होता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन में सम्राट अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, ये भी निर्धारण करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। विभागों का वितरण करने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। ब्रिटेन में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर है। ऐसे तो सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मंत्री परिषद संपूर्ण मंत्रियों का एक समूह है, जबकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट थोड़े से व्यक्तियों का समूह होता है। कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके पास कम महत्वपूर्ण के विभाग होते हैं। इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रिटेन में मंत्री परिषद में एक का विभाजन इस तरीके से किया गया है। सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं। दूसरे स्तर के वे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट स्तर के तो होते हैं, लेकिन वो कम महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जिनके पास पहली श्रेणी के मंत्रियों से कम शक्तियां होती हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें बुलाने पर, आमंत्रित करने पर ही भाग लेते हैं, ऐसे वो भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं, वो उप मंत्री होते हैं। ये इनकी स्थिति तीसरे स्तर की मानी जाती है। ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं। उप मंत्रियों के बाद में कुछ संसदीय सचिव होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, उससे नीचे के स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। जबकि पहले स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री के चयन के साथ शुरू होती है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल इस बात पर निर्भर करता है कि उनको लोक सदन का विश्वास मत कब तक रहता है। ऐसे तो 5 वर्ष की का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी मंत्री को बदल सकता है, उसको हटा सकता है, उसके विभागों में परिवर्तन कर सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर कर सकता है और कभी भी संपूर्ण मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। लोक सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को कभी भी हटा सकती है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल की स्थिति है। इसके बाद में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं उसमें हम सबसे पहली शक्ति देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। प्राचीन समय में सम्राट की जो भी शक्तियां थी वो निकलकर अब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई है। राष्ट्र का सम्राट केवल परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। इसमें राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्योंकि महत्वपूर्ण जो विभाग इन्हीं के पास होते हैं, उन विभागों का प्रशासन का संचालन करना भी मंत्रिमंडल का काम है। समन्वय कार्यकारी विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं, क्योंकि वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन या समन्वय का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये व्यापक शक्तियाँ, नीतियाँ निर्धारण करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करना, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां की जाती हैं सम्राट के द्वारा, जितनी भी नियुक्ति की जाती हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती हैं। उपाधियों का जो वितरण करना है वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट करता है। इस प्रकार कार्यपालिका या प्रशासनिक दृष्टि से मंत्रिमंडल व्यापक शक्तिशाली है। दूसरी है व्यवस्थापन शक्ति संबंधी शक्ति। इसमें विधेयकों का प्रारूप तैयार करना है, विधेयकों को लोक सदन में या संसद में प्रस्तुत करना है और स्थगन प्रस्ताव के द्वारा
सदन का ध्यान आकर्षण करवाना होता है। सम्राट द्वारा संसद में दिए गए जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, सम्राट द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसका प्रारूप भी इसी के द्वारा किया जाता है। वित्तीय शक्तियों में बजट का प्रारूप तैयार करना, बजट को पास करना, करों का निर्धारण करना, सभी वित्तीय शक्तियों का संचालन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। न्यायिक दृष्टि से भी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। सम्राट के समाधान का जो अधिकार है वो किसी भी अपराधी को क्षमा करने का तब तक वो क्षमा नहीं कर सकता है जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में या प्रधानमंत्री से वो परामर्श नहीं कर लेता है। इसी प्रकार उपाधियों का वितरण की व्यवस्था है, वो भी कार्यपालिका द्वारा की जाती है। जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो भी मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से सम्राट करता है। धन्यवाद।